हम सीएसएस की ग्रामर देख रहे हैं जी, सीएसएस लेवल की। और हमारा मकसद क्या है बेसिकली? हमारा मकसद है कि हम इंग्लिश राइटिंग स्किल सीख सकें, और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना। ठीक है, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि नंबर एक, हम इसमें क्योंकि इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी सीखेंगे, और उससे हमारी इंग्लिश जब हम लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत इंग्लिश लिखी जाएगी। और दूसरा, गलतियों के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हम साथ साथ ना सिर्फ जनरल एरर्स कर रहे हैं, बल्कि सीएसएस के पास पेपर्स की करेक्शंस को भी साथ साथ चल के लेके चल रहे हैं। ठीक है। एडवर्ब्स आपने सिक्स क्लास से में पढ़े होंगे, शायद उससे भी पहले पढ़े हो। आज जो हम एडवर्ब्स तो यकीनन कॉमन है, पास पेपर में जो इसकी करेक्शंस आती हैं वो भी देखेंगे। एडवर्बियल फ्रेजेस, ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। म्यूट करें। अब चूंकि बहुत सारी चीजें जनरल हैं, वहां से मैं तेजी से गुजर जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी स्पीड तेज हो तो आप मुझे रोक लेना। और जो जहां पर कुछ ऐसा है जो आपके लिए न्यू होगा, वहां मैं स्लो हो जाऊंगा। ओके, आपने भी अटेंटिव रहना है। अच्छा, मेरा ये पैटर्न एक्चुअली में है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं और फिर उसके बाद लेक्चर एंड कर दूं। एक्चुअल में मेरा पैटर्न ये नहीं है। जब क्लासेस हो रही होती हैं, जब मुझे पता है मैंने थोड़ा सा पढ़ाना है, तो फिर साथ साथ क्विज होते रहते हैं। लेकिन अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि मैं ग्रामर को किसी भी तरह से कंप्लीट कर लूं। बाद में फिर जो स्टूडेंट्स हैं, इनरोल्ड हैं, उनके फिर असाइनमेंट्स उनके जिम्मे लगा के उनके असाइनमेंट्स वगैरह चेक होती रहती हैं साथ साथ। बाद में इनको असाइन किया जाएगा। खैर, चलते हैं जी। एडवर्ब्स, एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब के, एडवर्ब के या एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज करे, इसमें ऐड करे, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ये उसके मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग को। ठीक है, इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑल स्विम्स, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अनम्यूट कर सकता हो? अली स्विम्स इन द पूल एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग टू कीप हिज बॉडी इन शेप। कोई मुझे बताएगा कि इसमें से एडवर्ब कौन सा है? एनीवन एल्स प्लीज, जल्दी जल्दी बताना है। सर एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली, वेरी गुड, शाबाश। एक्सीलेंटली एडवर्ब है। और तो कोई एडवर्ब नहीं है जी? कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहे बात? देखें, हर वो सेंटेंस, हर वो फ्रेज, हर वो वर्ड, हर वो वर्ड जो कि इस वर्ब के अंदर, इस वर्ब, हमारा वर्ब क्या है? स्विम। इस वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे या एक्सप्लेन करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ध्यान से समझना। अली स्विम्स, अब आगे लिखा हुआ है इन द पूल। इन द पूल अली स्विम करता है। अब अली इन द पूल है या स्विम इन द पूल है? अगर आप गौर करेंगे तो स्विम इन द पूल है। तो यहां पर पता लग रहा है कि आपको स्विमिंग कहाँ पर हो रही है? पूल में। जब आपको ये जो फ्रेज है, prepositional फ्रेज भी कहते हैं इसको, अगर ये फ्रेज एक्सप्लेन कर रही है कि वो स्विम कर रहा है इन द पूल में, तो ये एक एडवर्ब है। एक्सीलेंटली आपको पता है कि कैसा स्विम कर रहा है? अली एक्सीलेंटली नहीं है, स्विम एक्सीलेंटली है। अली एट 9 o'clock नहीं है, स्विम एट 9 o'clock है, ये भी एडवर्ब है। एवरी मॉर्निंग, अली एवरी मॉर्निंग नहीं है, स्विम एवरी मॉर्निंग है, ये भी एडवर्ब है। टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये सारा एडवर्ब है। स्विम, टू कीप इट, टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये सारे एडवर्ब्स हैं। आपको लगता है कि सिर्फ एल आई वाई वाई लगा के, एल वाई और एक वर्ड जो है वो ये एडवर्ब होता है? ऐसा नहीं है। हर वो फ्रेज या वर्ड जो कि इस वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता हो, एक्सप्लेन करता हो, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। अब इनके डिफरेंट नेम्स हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब उसको ब्रेक डाउन करेंगे। प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो बताता है कि कोई काम हो रहा है तो कहां पर हो रहा है। अली स्विम्स कहां पे? इन द पूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। आई स्टडी कहां पे? हेयर। शी विल गो, शी गो आउटसाइड नहीं है, विल गो आउटसाइड नहीं है, गो आउटसाइड है। गो आउटसाइड, इसका मतलब ये गो को एक्सप्लेन कर रहा था। आउटसाइड इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन कौन से होते हैं? हियर, देयर, इन, आउट, विद इन, अबव, बिलो, फार, आउटसाइड, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं।
कुछ समझ आई कि ऊपर से गई? अब देखते हैं नेक्स्ट एडवर्ब जो है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हाउ। अली स्विम्स, हमने बात की अली स्विम, अली कैसे स्विम करता है, एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। आई वर्क कैसे, हार्ड। हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा। सो, वेल, बैडली, क्लियरली, स्लोली, सडनली, क्विकली एंड फास्ट। ये जो फास्ट है, ये फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, क्विकली होता है। एडवर्ब अक्सर फास्टली लिख देते हैं, वो क्विकली ठीक है, लेकिन फास्ट जो है, फास्टली नहीं करना, फास्ट करना है। आई वर्क हार्डली नहीं, हार्ड, ये खुद एक ठीक है, एडवर्ब है। सीएसएस 2001 में देखे आया हुआ है करेक्शन, द व्हीकल्स रन्स फास्टली ऑन द मोटरवे। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो फास्टली है एडवर्ब गलत यूज करते हैं, तो व्हीकल्स रन्स फास्ट ऑन द मोटरवे, ये इसकी करेक्शन है, सिंपल। ठीक है, लॉजिक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। 2019 में देखें, आई एम आउट वॉकिंग व्हेन आई saw द न्यू मून इन द गार्डन। आउट वॉकिंग कुछ नहीं होता, आई एम वॉकिंग आउट, वॉकिंग आउट। ये करेक्शन आ गई है इसमें, यकीनन एडवर्ब का कोई इशू नहीं है, वैसे ही आ गई है। preposition preposition गलत लगी हुई थी, ये भी हमने साथ कर लिया। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कोई काम हुआ है तो कब हुआ है, कब का बताना। अली स्विम कब जी, एट 9 o'clock, ये एडवर्ब है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, एडवर्ब। आई एम इल कब जी, टुडे, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, इमीडिएटली, लेट, यस्टरडे, टुमारो, ये सारे सारे एडवर्ब्स हैं। सिंस भी एडवर्ब है जी, ऑलरेडी, सून, इमीडिएटली, लेट, ये सब एडवर्ब्स हैं। फिर आते हैं सीएसएस 2000 में, देखें, द लेक फ्रीज्ड रैपिडली। अव्वल तो इसमें देखें, जो लफ्ज फ्रीज्ड है, ये हमारी हमारी गलती है, किस चीज की, वर्ब की। क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो फ्रोज होता है, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज होता है। द लेक फ्रोज इन रैपिडली, द लेक फ्रोज रैपिडली। अब ज्यादातर बुक्स में आपको ये करेक्शन मिलेगी, सीएसएस की ज्यादातर बुक्स में यही करेक्शन मिलेगी, द लेक फ्रोज रैपिडली। लेकिन यहाँ पर एक गलती और है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो लफ्ज है ना रैपिडली, ये होता है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे मूवमेंट तो कुछ हुई नहीं है, जस्ट वो फ्रोज हुआ है। और फ्रोज में हमने शो करना है कि बहुत जल्दी फ्रोज हुई है। ठीक है, रैपिडली यानी जल्दी फ्रोज हुई है, तो रैपिडली वर्ड गलत है, यानी कि आपने जो एडवर्ब लगाया है वो गलत लगाया है। द लेक फ्रोज इन नो टाइम, इन नो टाइम यानी कि बहुत जल्दी फ्रोज हो गई है। ये अब यहाँ पे ये करेक्शन ठीक बनेगी। रैपिडली यूज होता है मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, अब रूल देखते हैं जी। कल भी एक क्वेश्चन आया था, किसने कहा था, सुहेल ने। सुहेल आ जाए कि सर ये लास्ट नाइट ठीक है, लेटेस्ट नाइट नहीं होना चाहिए। ये इंग्लिश का रूल है। आप ये जो लास्ट वर्ड है ना, यानी कि पिछली रात के लिए हम यूज करते हैं लास्ट नाइट। आई मेट हर लास्ट नाइट, आई मेट हर इन अ कॉफी शॉप। यहाँ पे जो लास्ट नाइट है ये तो है ठीक ही, पिछले पिछले वक्त को डिस्क्राइब करने के लिए लास्ट नाइट ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नाइट के लिए लास्ट ठीक है। पिछली सुबह, पिछली दोपहर यानी कि पिछले दिन की शाम, उसके साथ लास्ट नहीं आएगा, उसके साथ आएगा यस्टरडे। यहाँ देखें, लास्ट इवनिंग आई मेट हर इन अ कॉफी शॉप, ये गलत है। अगर यहाँ पे लास्ट नाइट होता तो फिर ठीक था, लेकिन अगर लास्ट इवनिंग आ गया तो गलत हो जाएगा। यस्टरडे इवनिंग आई मेट हर इन अ कॉफी शॉप, अब ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग आई मेट हर इन द पार्क, मैं उससे पार्क में मिला। यस्टरडे मॉर्निंग पिछली सुबह की बात हो रही है। जी समझ आ रहा है? स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? आज भी एक दो स्टूडेंट्स न्यू हैं। आगे चलते हैं जी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि कोई काम हो रहा है तो कितनी, किस तरह से हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। हाउ ऑफन, हाउ मैनी, कितना। अली स्विम, अली तैरता है जी, कब,
एवरी मॉर्निंग, अली हर रोज सुबह तैरता है, तो अली स्विम्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आई शैल नॉट गो देयर कब जी अगेन, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। वंस, ट्वाइस, सेल्डम कभी भी नहीं, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सारे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है इनको सबको। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट देनी है सीएसएस की, इन सब के साथ दो दो तीन तीन सेंटेंसेस बनाएं। अगर इनको याद करना है, रूल्स को याद करना है, तो हर रूल पे कम से कम 5 सेंटेंस बनाएं, तब आपको ये चीजें याद होंगी, अदरवाइज नहीं। पर्पस देखें, एडवर्ब ऑफ पर्पस, वाई, एडवर्ब ऑफ पर्पस वो बताता है कि कोई काम हुआ है तो क्यों हुआ है। भाई अली स्विम्स टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये सारा एडवर्ब है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज में एमपीटी के लिए भी बहुत जरूरी है ये। एमपीटी में भी इस तरह से अंडरलाइन करके पूछेगा, ये बताएं क्या है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, ठीक है, क्या है, preposition है, क्या चीज है ये, आपको बताना होगा। आई लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, आई लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, क्यों छोड़ा जी, फॉर गुड, गुड के लिए, सिंपल। हेंस, हाउएवर, ये सारे एडवर्ब ऑफ पर्पस हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कोई काम हुआ है तो कितना हुआ है, ये क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी में काउंटेबल आता है, क्वांटिटी में हाउ मच, हाउ मच। ही टॉक्स टू मच, बहुत बातें करता है जी। वेरी मच, लाइक, समवट, पार्टली, होली, ये सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, याद कर लें अच्छे से। इसकी ट्रिक क्या है जी, एडवर्ब ऑफ, एम ए फॉर मैनर, पी ए फॉर प्लेस, एफ आर ई फॉर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर, टी आई फॉर, जी कोई बताएगा, पी यू फॉर पर्पस। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या था, टी आई फॉर क्या था, कौन सा बताए, कोई बताएगा, एडवर्ब कौन सा था, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस, आखिर में क्वांटिटी, ये सारे एडवर्ब्स हैं जी। एरर्स देखते हैं, आई एम प्रिपेयर्ड फुली, जब भी इस तरह से आए तो आप उसको कहें आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ये इसकी करेक्शन है। डू नॉट टॉक सो लाउडली, डू नॉट टॉक सो लाउड, इसकी करेक्शन है, लाउडली नहीं, लाउड, लाउड इज द राइट आंसर। आई ओनली मेट हर वंस, ओनली को इधर लगाएं, आई मेट हर, सॉरी, आई, इसमें जो आई ओनली मेट हर वंस, ओनली और वंस, हाँ ये ओनली और वंस का ये कॉम्बो है, इसको तोड़ना नहीं है। ओनली वंस यानी कि सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, जोर दे रहा है बात पे। इज टू गुड, ये मैंने पहले बता दिया है कि टू जो है वो नेगेटिव मीनिंग में आता है। नेगेटिव मीनिंग में अगर आप किसी को कह रहे हैं टू गुड, इसका मतलब आपके अल्फाज में तंज है, तो बेहतर आप उसको टू ना कहो, वेरी कहो, वेरी गुड, इज वेरी गुड। सीएसएस 2009 में देखें क्या करेक्शन आई हुई है, दे रन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज, अब यहाँ पे आपको सिंपल पता लग रहा है, दे रन डायरेक्टली टू देयर कॉलेज। कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब की जो टाइप्स पढ़ी हैं, कोई मुझे बताए, अनम्यूट करके बताएं या फिर चैट में लिख के बताएं, ये कौन सा एडवर्ब है। शाबाश, कौन सा एडवर्ब है, जल्दी बताएं, शाबाश।
सारे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, कोई और बता देगा। क्या किसी को कोई समझ नहीं आई? एडवर्बियल फ्रेजेस, ध्यान से देखें। एडवर्बियल फ्रेजेस बहुत ज्यादा ऐसा है इंपॉर्टेंट, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? देखिए, दो तरह के वर्ब होते हैं, आपको बता चुका हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको, जिनके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जिनके जो मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होते। जो एडवर्ब इंट्रांजिटिव है, जिनको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान से समझेगा, जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज करते हैं और वहां पे हमें तीन एडवर्ब्स इकट्ठे यूज करने पड़ जाएं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, तो इनकी जो तरतीब होगी वो ये होगी: मैनर, प्लेस और टाइम। और जब इंट्रांजिटिव यूज करें तो पहले प्लेस डालें, फिर मैनर डालें, और फिर टाइम डालें। ये तीन तरीके हैं। ठीक है, मैनर, एमपीटी, ये सीएसएस का एमपीटी आ रहा है। ट्रांजिटिव अगर होगा तो एमपीटी फार्मूला है, और अगर इंट्रांजिटिव होगा तो पीएमटी है जी, प्लेस, मैनर और टाइम। ठीक है, सीएसएस की करेक्शंस भी हैं इस पर। ट्रांजिटिव वर्ब, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगे तो हमारी तरतीब क्या होगी? मैनर, प्लेस और टाइम, ये आपके हो गए। ठीक है, मैंने इस तरतीब हो गई। एडवर्ब किस तरह से लिखेंगे? ही वॉज ईटिंग। अब जब आप कहते हो ही वॉज ईटिंग, अब वहां पर पहले आता है क्विकली यानी मैनर हो गया, फिर आ गया प्लेस अंडर द ट्री, फिर टाइम हो गया एट 2 PM। ही वॉज ईटिंग क्विकली अंडर अंडर द ट्री एट 2 PM। तरतीब क्या है जी? एम, पी और टी, एम पी ओ टी। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट डालोगे तो आप बता दो, कह दोगे जी ही वॉज ईटिंग ब्रेड क्विकली, वगैरह वगैरह। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट केयरफुली इन द लाइब्रेरी यस्टरडे, आ गया जी एमपीटी। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क ऑल इवनिंग, ऑल इवनिंग इज द टाइम, ये प्लेस, और ये हैप्पीली इज द मैनर। अब इसकी करेक्शन देखें। ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल इन अ कार इन एन एंग्री मूड अर्ली इन द मॉर्निंग, ये है ट्रांजिटिव। अराइव्ड आया तो ट्रांजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनता नजर आ रहा है आपको? एट द हॉस्पिटल, ये ऑब्जेक्ट बन गया एक तरह से। आगे देखते हैं, अगर इन अ कार आता है तो कार प्लेस नहीं है, याद रखना। कार क्या है? मैनर है। कार मैनर है। इन एन एग्री मूड, ये भी मैनर है। और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ टाइम, ये आपका फार्मूला बन गया MMT। प्लेस तो है ही नहीं इसमें, MMT बन गया। तो इसको, इसकी करेक्शन सबसे पहले तो ये बनेगी, ये ध्यान से पढ़िए, देखो ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने प्लेस के बजाय प्लेस और मैनर को चेंज कर दिया। ये मैनर है। आप, अब ये मैनर बन जाएगा ऑटोमेटिक अगर आप इसको यहाँ अराइव्ड के फौरन बाद लगा दो। इन अ कार ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हॉस्पिटल जो है वो आपकी प्लेस बन सकता है। ही अराइव्ड इन अ कार, अब इन अ कार ऑब्जेक्ट बन गया आपका। एट द हॉस्पिटल, ये आपका बन गया प्लेस। इन एन एंग्री मूड, मैनर, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये टाइम है। यहां तक एट लीस्ट हमने ऑब्जेक्ट निकाल के प्लेस, मैनर और टाइम के जो तीन हिस्से थे ये हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी इनकी तरतीब ठीक नहीं है। तरतीब बन रही है पीएमटी, जबकि बननी क्या चाहिए? एमपीटी। थोड़ा सा ट्रिकी है, बार बार पढ़ोगे तो फिर तैयार होगा। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो तैयार होगा। एमपीटी होना चाहिए, मैनर, प्लेस और टाइम। अब आसान हो गया, आप मैनर को उठा के प्लेस से पहले ले आए। ही अराइव्ड इन अ कार इन एन एंग्री मूड एट द हॉस्पिटल अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ठीक होगा, ये करेक्ट है। इस तरतीब से जब आपने तीन वर्ब एडवर्ब यूज करने होते हैं, प्लेस, मैनर और टाइम के, तो उनकी तरतीब का ख्याल रखना होता है कि ट्रांजिटिव हो,
और वर्ब में किस तरह तरतीब आएगी, ये अब आप अपनी राइटिंग में तो इतना कॉन्शियस होकर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सीएसएस की करेक्शंस आ जाएं तो उसमें ध्यान से करना पड़ेगा। अब आते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और मैनर प्लेस टाइम हो गया। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, आप ये थोड़ा सा ट्रिकी है, किसी को ना समझ आए तो बाद में पूछ लेना मुझसे। ही वॉज रनिंग। अब ही वॉज रनिंग ये इंट्रांजिटिव है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो फिर क्या तरतीब होती है? ही वॉज रनिंग इन द पार्क प्लेस इन अ हैप्पी मूड इन द मॉर्निंग। क्या तरतीब बनेगी? कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, और तरतीब बनेगी पीएमटी, प्लेस मैनर और टाइम, ये तरतीब बनेगी इसकी। प्लेस कम्स फर्स्ट टू क्लियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेस क्यों आती है इसमें पहले? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ही वॉज रनिंग इन द पार्क। ठीक है, ये प्लेस हो गई, तो ऑब्जेक्ट की ऑटोमेटिक जरूरत नहीं है, तो हम समझ गए कि इन द पार्क ये हमारा प्लेस वाला हिस्सा है। अब देखें पास पेपर की करेक्शन देखें, ही वॉज ड्राइविंग। अब द कार लगाने की जरूरत नहीं है, लग गया तो कोई बात नहीं है। फास्टली ऑन मोटरवे यस्टरडे। अब जब भी आप पास पेपर के बुक्स वाली करेक्शन देखोगे तो ये फास्टली को कर देगा फास्ट, सिंपल। ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम, इस तरतीब इसकी है, मैनर प्लेस और टाइम। ही वॉज रनिंग, ही वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट, ये करेक्शन बनती है आम बुक्स में, ऑन मोटरवे यस्टरडे। लेकिन आपने क्या बनाना है? पीएमटी, ये वाली जो होनी चाहिए पीएमटी, यानी कि पहले प्लेस को लेकर आओ और इनको जगह रिप्लेस कर दो जी, प्लेस मैनर और फिर टाइम, एमपीटी। अब ये क्या बनेगा? मैनर प्लेस टाइम बन रहा है, इसको बनाओ मैनर प्लेस मैनर टाइम। ही वॉज ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट उड़ा भी दो ना उड़ाओ कोई बात नहीं, ही वॉज ड्राइविंग द कार ऑन मोटरवे फास्ट यस्टरडे। जी, समझ आइए? यस या नो? चलो जी, ओके हो गया, समझ आ गई। बहुत मुश्किल है, आज के लेक्चर में यही आपके लिए न्यू था, बस मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ये। फिर देखते हैं एक और करेक्शन देखते हैं जी। ही वॉज लेड अप विद 3 ब्रोकन रिब्स इन द हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। मैनर प्लेस और टाइम। ठीक है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है तो क्या होना चाहिए? पीएमटी, पहले प्लेस आएगा फिर मैनर आएगा। चेंज कर दें, ही वॉज लेड अप इन द हॉस्पिटल विद 3 ब्रोकन रिब्स फॉर 3 वीक्स, वेरी सिंपल, पीएमटी का फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? अब आते हैं हम अपने, स्विच करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। एडवर्ब हमारा कंप्लीट हो गया, कंडीशनल पे आ जाएं। बहुत आसान है, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट जो है वो सेम होते हैं, हर चीज का जो कॉज होता है वो इसका उसका इफेक्ट भी उसी तरह होता है। कॉज इफेक्ट सेम का मतलब है जो कॉज होता है और जो इफेक्ट होता है वो हमेशा सेम ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे, आप चाहे कराची बैठे हो चाहे कश्मीर, आग में हाथ डालोगे तो आज हाथ जलेगा ही जलेगा। आप बॉल ऊपर की तरफ फेंको, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में, ऊपर की तरफ बॉल फेंकोगे नीचे वापस आएगी आएगी। ये इसको कहते हैं, ये आप जीरो कंडीशनल है, कोई कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती एक्चुअल में, तो सेम ही रहेंगे। इफ यू थ्रो बॉल इन द एयर इट कम्स बैक, ऑलवेज ट्रुथ है, ये ट्रुथ की बात करता है जीरो कंडीशनल। आप बॉल ऊपर फेंकोगे वो नीचे आनी ही आनी है, इट कम्स बैक। इसको जब लिखते हैं, इफ यू थ्रो बॉल, इफ यू थ्रो बॉल इन द एयर, अब थ्रो बॉल यहाँ पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट कम्स बैक ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दोनों पार्ट्स को आप यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो, वेरी सिंपल। इफ से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? डे टू डे कंडीशंस हैं, डे टू डे कंडीशंस हैं।
ठीक है, डे टू डे कंडीशंस की बात करता है, मतलब जो आम तौर पे होती हैं। आई शैल कम इफ ही कम्स, मैं तब आऊंगा जब वो आएगा। इसकी जब ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला क्लॉज है, ठीक है, इफ क्लॉज है, इसका भी गा गी से ट्रांसलेशन करते हैं। आई शैल कम, मैं तब आऊंगा अगर ही कम्स, अगर वो आएगा, आता है नहीं आएगा। इसकी तरतीब मुख्तलिफ भी कर सकते हैं कॉमा के साथ। इफ आई सी हिम, अगर मैं उसको देखूंगा, आई विल कॉल हिम, मैं उसको कॉल करूंगा। अमूमन आप लोग क्या करते हो, जहन में आपके आ रहा होता है गागी वाला फ्यूचर, तो आप पहले में भी विल शैल यूज करते हो और नेक्स्ट में भी विल शैल यूज करते हो, और वहीं आपका ऐसे क्रॉस हो जाता है, चेक ही नहीं होता। फर्स्ट कंडीशनल है ये। आई शैल कम इफ ही कम्स, डे टू डे कंडीशन है। क्लियर होगी बात। इसमें क्या हो रहा है, फार्मूला क्या लग रहा है, आई शैल कम, एक एक क्लॉज, यानी कि जो इफ क्लॉज है उसको लिखते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो लिखते हो फ्यूचर इंडेफिनेट में। एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कल लेक्चर होगा इस पे, मतलब होप सो लास्ट लेक्चर होगा ग्रामर का, उसमें हम मैं कंजंक्शंस को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है, क्लॉजेस को डिटेल से समझाऊंगा। एक दो चीजें और कुछ रह गई होंगी तो वो भी समझा दूंगा। हाँ, ट्रांजिशंस और कनेक्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग के हवाले से, उनको भी डिटेल से आपको समझा दूंगा, फिर हम इसको सीरीज को क्लोज कर देंगे। सेकंड कंडीशनल, जिसमें इम्पॉसिबल कंडीशंस हो, इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट और वुड, ये इसका कॉम्बो है। आप एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हो, यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनेट, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वुड का इस्तेमाल करते हो। कल एंड हो जाएगा जी, कल इंशाल्लाह। इफ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलता, अब ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, मिल नहीं सकता। अगर मैं उससे मिलता, आई वुड टेक हिम फॉर अ डिनर, तो मैं उसको डिनर पे लाजमी ले जाता। आई वुड, ये जो वुड है ना, ये ख्वाहिश के लिए भी इस्तेमाल होता है, ख्वाहिश के लिए। वुड दैट, एक्चुअल में वुड दैट एक एक्सप्रेशन है। इफ आई वेंट टू लंदन, पास्ट इंडेफिनेट, ध्यान से देखें, पास्ट इंडेफिनेट है, इफ क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज। इफ आई वेंट टू लंदन आई वुड विजिट माई अंकल, अगर मैं लंदन जाता तो मैं अपने अंकल से लाजमी मिलता। आई वुड विजिट माई अंकल। क्लियर होगी बात। अब है एक थर्ड कंडीशनल, उसमें ख्वाहिश है। सेकंड कंडीशनल में डिजायर नहीं है, एक सोच है, एक सोच है, ख्वाहिश नहीं है। जब ये ख्वाहिश में आता है तो फिर क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव। कैसे, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ख्वाहिश आ गई, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड हैव बॉट दिस कार, मैं ये कार खरीद लेता। याद रखें, सिर्फ ये फार्मूला याद करना ही काफी नहीं होता, सिर्फ ये फार्मूला ही याद रखना काफी नहीं है। आपको सेंस क्लियर होनी चाहिए कि आप ख्वाहिश कर रहे हो या एक सोच है, ये भी सेंस क्लियर होनी चाहिए। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड हैव बॉट दिस कार। इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसको देख लेता, काश। इफ वी हैड सीन हिम वी वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर मैं उसको देख लेता तो मैं उसकी मदद करता। वुड हैव हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करता लाजमी। ठीक है, इसकी रिवीजन करते हैं। इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। फर्स्ट कंडीशन है स्टडीज, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला और फ्यूचर इंडेफिनेट वाला। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसी है, और डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनेट और इंडिपेंडेंट फ्यूचर इंडेफिनेट। सेकंड कंडीशनल देखें, इफ आई सा हर, मैं अगर उसको देखता, आई वुड मैरी हर, मैं उससे शादी कर लेता। सेकंड कंडीशनल है, ये बात मतलब अब पूरी नहीं हो सकती, डे टू डे कंडीशन है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है जी। इफ आई सा हर आई वुड मैरी हर, डे टू डे कंडीशन है, नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, इफ आई हैड सीन हर, सॉरी, ये वाली जो है ना, ये नामुमकिन वाली कंडीशन है, डे टू डे है फर्स्ट कंडीशनल,
ये फर्स्ट कंडीशनल रिलेटेड। जो सेकंड कंडीशनल है वो इम्पॉसिबल टाइम है, यानी कि अब वो इम्पॉसिबल, अब मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर होता तो ऐसा मैं कर लेता। इसके अंदर ध्यान से समझें, अब मैंने दोनों सेंटेंसेस एक जैसे बनाए हैं। इफ आई सा हर आई वुड मैरी हर, इसके अंदर उसकी ख्वाहिश नहीं है। अगर चाहे लफ्ज उसने कहा है कि मैं उससे शादी करता, लेकिन जरूरी तो नहीं हर इंसान जो कहे कि मैं उससे शादी करता उसके अंदर उसकी ख्वाहिश भी हो। नॉर्मल बात भी तो हो सकती है। तो अगर आपने उसकी डिजायर, उसके अंदर की ख्वाहिश को शो करना है, तो फिर आप इसको बनाओगे थर्ड कंडीशनल में। इफ आई हैड सीन हर, अगर मैं उसको देख लेता, आई वुड हैव मैरिड, तो मैं उससे शादी करता। आई वुड हैव मैरिड हर, यहां पर उसकी ख्वाहिश जाहिर हो रही है। देखो, दोनों सेंटेंसेस में ख्वाहिश का कोई वर्ड नहीं है, काश का कोई वर्ड नहीं है, अलॉस का कोई वर्ड नहीं है, वुड दैट का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन इसकी इसका स्ट्रक्चर बताता है कि इसके अंदर ख्वाहिश है। जहां लिख दिया उसने आई वुड हैव मैरिड, मैं तो उससे शादी कर लेता, इसके अंदर ख्वाहिश है। लेकिन इसके अंदर सेकंड कंडीशनल के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, एक जनरल बात है। एक और देखते हैं जी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ड, अब वक्त गुजर गया है, फेल हो गया है लड़का। ठीक है, और वो कहता है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। ये अब देखो, ध्यान से देखना। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ये जो लाइन है ना, ध्यान से समझना, ये लाइन कौन कह सकता है? ये वाली लाइन ये दोस्त नहीं कह सकता, मतलब अमूमन जनरल वर्ड में कोई आम बच्चा, आम बंदा नहीं कह सकता। ये कह सकता है बाप, माँ, भाई, उस्ताद। क्योंकि इसकी इसके अंदर एक जान है, इसके अंदर एक ताकत है, इस सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर किसी के लिए ख्वाहिश है। अगर दोस्त कहेगा तो उस दोस्त के अंदर वो ख्वाहिश नहीं होगी। सब मतलब वो एक 100 200 में से एक होता है जो बहुत अच्छा होता है दोस्त। दोस्त जब बात करेगा तो वो कहेगा इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। उसके अंदर वो जनरल बात करेगा जी, उसके अंदर ख्वाहिश नहीं होगी। मेरी बात समझ आइए कि ऊपर से गुजरी है? शायद आपको कंडीशनल को के बारे में ऐसी बात किसी ने बताई हो। जी, समझ आ गई है? तो सिर्फ रूल सीखना काफी नहीं होता, उनकी सेंसेस, ये भी एक, जब आपको फार्मूले पढ़ा रहे हैं तो एक तरह का ये भी एक मैथमेटिक्स है, ये भी कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पता लग गया भाई इंग्लिश में कुछ लिखना है तो मतलब बॉल पेन उठाया लिखना शुरू कर दिया, और खुद को 30 मार खां समझ के आपने फील करना है कि जी मैं तो पता नहीं कितनी अच्छी इंग्लिश लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसके फॉर्मूले को, आप उनकी सेंसेस को क्लियर नहीं करोगे, आप अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते जी। इंग्लिश छाप सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लिख नहीं सकते। सीएसएस 2007 में देखें, इफ ही हैड नॉट डाइड ही वुड ग्रो अप, ही वुड ग्रो, वुड नहीं, वुड हैव लगाओ, वुड हैव ग्रोन अप। इस फॉर्म का भी ख्याल रखना, थर्ड फॉर्म लगानी है। जल्दी जल्दी में खुशी के मारे के मुझे आता है और आप फर्स्ट लगा के आ जाओ, नहीं, ग्रो के साथ फर्स्ट आती है, वुड के साथ फर्स्ट आती है, और वुड हैव के साथ थर्ड। ओहो, ये भी है। चलो ये भी करते हैं जी, पर्सोनिफिकेशन, या क्लास एंड होने के बाद करते हैं। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना, फिर हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको मजा आएगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एक डिवाइसेस हैं दैट यूज वर्ड्स और फ्रेजेस इन नॉन लिटरल वे टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, इवोक इमोशन और पेंट अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। विविड पिक्चर, क्लियर पिक्चर बनाते हैं रीडर के माइंड में, इमोशंस को इवोक करते हैं। क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक से ज्वाइन करना।